नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 जून 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड पायलट अप्रोच के बारे में। सिया प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिया प्रोजेक्ट क्यों है, किस वजह से ये चर्चा में है। सबसे पहले बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इस वजह से है कि अभी क्या हुआ है कि एक हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, आप सबको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। इसमें क्या होता है, एक मिनट रुकना। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या होता है, जो अपने घर पे क्या होती है, कचरा लेने के लिए अपने घर पे गाड़ी आती है। वो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, वो गाड़ी आती है ना, जय माता दी। तो वो स्वच्छ भारत वाली गाड़ी आती है हमारे घर पे, कचरा उठाती है, वो चली जाती है। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था और ये देखने को मिलता है हमें अर्बन में, यानी कि शहरों में ये देखने को मिलता है। अब इसके जो स्वच्छ भारत मिशन था ना, उसके साथ साथ में एक और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था। ये मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। इसके साथ साथ में एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट का नाम था सियाप, जिसे प्रोजेक्ट कहते हैं हम। सियाप की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड पायलट अप्रोच। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड पायलट अप्रोच, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी प्रोजेक्ट इसके साथ साथ में स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। कब? 2016 में। अब ये जो स्वच्छ भारत का मिशन होता है ना, स्वच्छ भारत मिशन, इसमें क्या है, इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि टॉयलेट बनाने हैं, ठीक है, जैसे कि टॉयलेट बनाने हर घर में। उसके साथ साथ में गाड़ी आएगी अर्बन सेक्टर में जो कचरा लेके जाएगी घर से, और भी काम इसमें स्टार्ट किए गए थे। तो इसी के अंतर्गत ये भी जो प्रोजेक्ट है, ये भी अपने घर पे स्टार्ट किया गया था, मतलब अपने शहरों के लिए स्टार्ट किया गया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें शहरों को मैनेज करना है, जो अर्बन सिटीज होती है उसको मैनेज करना है। मैनेज मतलब सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज करना है, वहाँ से कचरा किस प्रकार से उठाना है, कहाँ पर कचरा डालना है, कैसे शहरों को साफ रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें इस या प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी। इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें स्टार्ट की गई थी कि यहाँ पे जो गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ भी इसमें साथ साथ में स्टार्ट की गई थी। अब देखो ये चीज़ें सारी चल रही थी, गाड़ियाँ भी आ रही थी, साफ सफाई हो रही थी, शहरों को स्मार्ट भी बनाया जा रहा था, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ भी बनाई जा रही थी। परंतु ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला है ना, ये उस टाइम में स्टार्ट नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल उस टाइम में इतने बने भी नहीं थे। तो अब इसको गवर्नमेंट का टारगेट था, ये जो सिया प्रोजेक्ट था, इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि कचरे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज में लेना। इससे क्या होगा, सिटीज होगी सस्टेनेबल होगी, पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, क्रूड ऑयल वगैरह का यूज कम होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक का यूज करेगी, तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं, मैं लेट हो गया था, सॉरी मैं आज लेट हो गया था। क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ, क्लास का टाइम वही है, मैं आज लेट हो गया था, इस वजह से क्लास लेट हो गई थी और मैंने किसी को वो इन्फॉर्म भी नहीं किया, ठीक है। क्लास मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, 8 बजे का टाइम था, 9 बज गए मेरे को, दैट्स वाई जी, है ना, ये सीन था। तो ये सिया प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत जो शहर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज़ किया गया कचरे के लिए। देखो सिंपल भाषा में समझना, शहरों में जो गाड़ियाँ आती है कचरा लेने के लिए, इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज़ किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ किया जाएगा जी। डेली चलती है क्लास, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ किया जाएगा। जनरली जो यूज़ किया जाता है वो नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती है उनका, जो गाड़ी वगैरह होती है उसका उपयोग किया जाता है। परंतु इस जो ये प्रोजेक्ट है सिया प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड पायलट अप्रोच, यहाँ पे देखो नाम देखो, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सतत। सतत मतलब धारणीय। धारणीय का मतलब होता है कि अपन जो ये स्टार्ट करेंगे ना 8 बजे, सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती क्लास। हमारी जो सिटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, धारणीय। मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हो। ऐसी सिटी डेवलप करो कि आने वाले भविष्य के लिए भी वो लाभदायक हो, रहने योग्य हो। तो पेड़ों को ज़्यादा ज़्यादा लगा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो वर्ड हो रहा है सस्टेनेबल यूज़ हो रहा है, और कहाँ पर भी, सिटी में सस्टेनेबल वर्ड यूज हो रहा है। सस्टेनेबल का मतलब समझो, ये पूरी स्कीम आपको समझ में आ जाएगी, केवल आप इस शब्दों का मतलब समझो। पहला यहाँ पे सस्टेनेबल मतलब है सस्टेनेबल का मतलब ही होता है धारणीय विकास। धारणीय का मतलब है कि आप ऐसी चीजें यूज करो जो हमारी सिटीज के फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक हो, सिटी पूरी तरह से
नष्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तो यहाँ पे सस्टेनेबल वर्ल्ड है। उसके बाद में सिटी, सिटी का मतलब होता है शहर। उसके बाद में इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ मिलके, इंटीग्रेटेड एक साथ मतलब क्या है, यहाँ पे पॉल्यूशन को भी हम कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी यूज कर रहे हैं, पेड़ों का भी यूज कर रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं। और अप्रोच का मतलब तो आपको पता ही है, पायलट नॉर्मल होता है, पायलट किसी प्रोजेक्ट को कहते हैं, अप्रोच मतलब अप्रोच। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड किया जा रहा अप्रोच किसी चीज में, सिटीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए। ये सिया प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। अगर आप इसके मतलब को समझ जाओगे, इसके नाम को समझ जाओगे, तो इस स्कीम का पूरा उद्देश्य क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड पायलट अप्रोच कहे, या फिर वो सिया प्रोजेक्ट लिख के भी पूछ सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये जो मिशन है वो लाया गया था। तो इसका सिंपल सा मिशन है। एक तो अगर लिखा हो कि यहाँ पे शहरों में पॉल्यूशन कम करना, करेक्ट है। शहरों को सस्टेनेबली मैनेज करना, करेक्ट है। शहरों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जाएगा, किसमें, जो कचरे उठाने वाली गाड़ियां होती हैं, करेक्ट है। ऐसा कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, इसका उत्तर एक ही होगा, ठीक है जी। तो इस अप्रोच को आप समझना कि ये कहना क्या चाहता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को शुरू कब किया गया था। इसको शुरू किया गया था 2016 में, 2016 में इसे शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2016 में इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में शहरी नियोजन, ये वर्ड देखो, शहरी नियोजन और प्रबंधन को, सतत वर्ड यूज हुआ है, सस्टेनेबल वर्ड अगेन यूज हुआ है। कौन सा वर्ड यूज हुआ है, सस्टेनेबल वर्ड यूज हुआ है। सस्टेनेबल वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्यों यहाँ पे नियोजन होगा, शहरों का नियोजन, वो सतत तरीके से होगा। नियोजन का मतलब होता है शहरों का जो मैनेजमेंट करते हैं, शहरों की जो प्लानिंग करते हैं, अर्बन जो प्लानिंग करते हैं कि शहर को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, क्या चीजें की जाएगी, वहां पर जो यूज किया जाएगा सतत मतलब सस्टेनेबल तरीके से। तो ये वर्ड इसका समझना, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि शहरों को जो मैनेज किया जाएगा वो सस्टेनेबल तरीके से किया जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा वो भी सस्टेनेबल तरीके से किया जाएगा, उनकी प्लानिंग की जाएगी वो भी सस्टेनेबल तरीके से की जाएगी। सिंपल सा उद्देश्य, लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल सा उद्देश्य है। और मैंने देखा था एनवायरमेंट का कोई टॉपिक है तो उसमें आपको उद्देश्य भी याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये जो है ना यूएन हैबिटेट, अब ये यूएन हैबिटेट क्या है, यूएन हैबिटेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है। प्रतिबद्धताओं का मतलब क्या होता है, प्रतिबद्धताओं का मतलब होता है कि आपने किसी को, आपने बोला है कि भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं ये चीज करूंगा, तो आपने जिसको उसको प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को पूरा कर रहे हो, तो यही प्रतिबद्धता होती है। आपने किसी को बोला था कि भाई मैं ये चीज करूंगा, आप वो चीज कर रहे हो, तो वो क्या है, वो प्रतिबद्धता है। समझ में आ गई, उसको जो चीज बोल रहे हो वही चीज कर रहे हो, तो ये होता है प्रतिबद्धता। अब इसमें फंडिंग कौन करता है, वित्त पोषण कौन कर रहा है, फंडिंग कर रहा है एक तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, GEF, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, करंट अफेयर और एनसीईआरटी, करंट अफेयर और एनसीईआरटी चलती क्लास से। आप एक गंगा चौधरी, आप है ना एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं आपको है ना बता दूंगा क्या क्या चीजें है, कब कब क्लासेस लगती है, सारी चीजें बता दूंगा, है ना। एक बार मैसेज कर दीजिए क्लास खत्म होने के बाद में, ठीक है। इसको फंडिंग कौन करता है, फंडिंग इसको ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज द्वारा की जाता है। सिया प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करना, हम बात कर रहे हैं सिया प्रोजेक्ट की, याद रखने की कोशिश करो। सिया प्रोजेक्ट जिसको शुरू किया गया था 2016 में, 2016 में इसे स्टार्ट किया था, ठीक है, पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, शहरों का विकास करना है, शहरों का नियोजन करना यानी कि प्लानिंग करना है। किस तरीके से प्लानिंग करना है, सस्टेनेबल तरीके से। किस तरीके से प्लानिंग करना है, सस्टेनेबल तरीके से, ठीक है। अब सस्टेनेबल तरीके से हम प्लानिंग करेंगे तो हमारी यूएन हैबिटेट की जो प्रतिबद्धता है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पॉइंट क्लियर है। उसके बाद में इसे फंडिंग कौन करता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा इसे प्लानिंग किया जाता है, इसे फंडिंग किया जाता है। फंडिंग मतलब इससे पैसे कौन दे रहा है, कोई भी काम चलेगा पैसों के दम पर, पैसे कौन देगा, तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। अब ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी मंदबुद्धि है क्या, ये पैसे क्यों देगा, भाई इसका काम है, ये भी दूसरे जगह से पैसे उठाता है। अब इनको जो भी पैसे मिलते हैं ना ग्रांट वगैरह में, वो पैसे क्यों मिलता है, क्योंकि ये भी दूसरे देशों की हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, अर्बन को मैनेज करने में ये हेल्प करता है, इस वजह से इसको पैसे मिलते हैं और ये दूसरों को पैसे देता है। तो ये मंदबुद्धि नहीं है, इसका ये काम धंधा यही है, ठीक है। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को याद रखना, ध्यान से कह रहा हूं, याद रखना, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट याद रखना सारे के सारे, जो मैं बता रहा हूं काम की चीजें है,
ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, कार्यान्वयन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब इसे लागू कौन करता है। मैंने बोला होमवर्क करो, मैंने आपको बोला होमवर्क करके आना है, अब वो होमवर्क कौन करेगा, उसे लागू कौन करेगा, आप ही तो करोगे। तो ये जो है ना प्रोग्राम, उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है। पैसे तो किसने दे दिए थे, इस मंदबुद्धि ने दे दिए थे, किसने, यूएन एनवायरमेंट फैसिलिटी, इसने पैसे दे दिए। लागू कौन करेगा, काम कौन करेगा, तो यहाँ पे काम कर रहा है यूनीडो। कौन काम कर रहा है, यूनीडो। यूनीडो का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद करो, दोबारा बोलो, इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, यूनीडो करेगा। कौन इंप्लीमेंट करेगा, यूनीडो करेगा। कौन इंप्लीमेंट करेगा, यूनीडो करेगा। यूनीडो को फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद हुआ, रट्टा मार लो, याद हुआ, नहीं हो रहा लिखो कहीं पे, पेन से पेपर वगैरह साथ में रखो, लिखो। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी, फास्ट स्पीड में लिखो, कार्यान्वयन एजेंसी मतलब इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो यूनीडो। लिखो साथ में, लिखो साथ में याद करने की कोशिश करो। यूनीडो के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है, कार्यान्वयन किया जा रहा है, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरा कौन है, यूएन हैबिटेट। पहला लिखा यूनीडो, लिखा यूनीडो लिखा आपने, लिखा ना। दूसरा लिखो यूएन हैबिटेट, दूसरा लिखो यूएन हैबिटेट, लिखा यूएन हैबिटेट, लिख दिया। तीसरा भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, महुआ मिनिस्ट्री, महुआ मिनिस्ट्री द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, महुआ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। याद होना चाहिए, लिख लो, ध्यान से सुनो और लिख लो इसको। इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज कौन कौन सी है, यूनीडो याद रहेगा, दूसरा है यूएन हैबिटेट याद रखना, तीसरा है महुआ मिनिस्ट्री। महुआ मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, घरों का और शहरों का काम देखने वाली जो मंत्रालय है ना, वो इसे लागू करता है। तो तीन हो गए यहाँ पे, यूनिडो हो गया, यूएन हैबिटेट हो गया और महुआ हो गया, तीनों मिलकर इसे इंप्लीमेंट करते हैं। फिर क्या काम किया जाता है इसमें, क्या क्या काम किया जाता है इसमें, कचरे का प्रबंधन किया जाता है, किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करके, कचरे का प्रबंधन किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करके। सिटीज जो होती है ना, उसमें स्मार्ट बनाने की कोशिश की जाएगी, जो भी हमारे शहर है उनको स्मार्ट बनाने का काम किया जाएगा। डन, याद है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से शहर है पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, पायलट मतलब कहाँ कहाँ स्टार्ट की जा रहा है, पायलट का मतलब होता है कहाँ कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है। भोपाल, गुंटूर, मैसूर, विजयवाड़ा, जयपुर। जयपुर में तो नहीं किया जा रहा, झूठ है, सालों ने लिख दिया है। हालांकि किताबों में बोले तो किया है, लेकिन यहाँ पे किया नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं किया अभी तक, ये सब लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत काम का आर्टिकल है, ध्यान से सुनना, याद रखने की कोशिश करना, प्रीलिम में क्वेश्चन आ जाएगा। और प्रीलिम में एनवायरनमेंट के टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और एनवायरनमेंट के जो टॉपिक होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, तो एनवायरनमेंट के टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके डन, याद रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट, भारत का घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट, घड़ियाल का मतलब होता है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल होता है ना, वही होता है घड़ियाल, घड़ियाल का मतलब होता है क्रोकोडाइल। तो भारत का घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट कहो या क्रोकोडाइल संरक्षण प्रोजेक्ट कहो। जो घड़ियाल होती है, संरक्षण का मतलब होता है उसे सुरक्षित रखना, भाई उसको सुरक्षित रखने की, वो खत्म होने वाली है तो उसे सुरक्षित रखने के लिए काम किया जा रहा है, उसके लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्यों ये न्यूज़ में है, न्यूज़ में इस वजह से है कि इसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसे हमारे को 1 साल पूरा हो जा सकता है शादी के बाद में, तो हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसको 50 वर्ष पूरे हो चुके, इस वजह से इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रही है। 50 वर्ष की एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट किया जा रही है। कब ये शुरू किया गया था, 1975 में, अभी है 2025, तो 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दोबारा मैं ध्यान से बता रहा हूँ, घड़ियाल को सुरक्षित रखने के लिए, घड़ियाल का संरक्षण करने के लिए 1975 में, घड़ियाल को सुरक्षित रखने के लिए 1975 में, 1975 में ये प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट क्या है, घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट। कब किया गया था, 1975 में। अभी इसे 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है। और 50 वर्ष, देखो कोई क्वेश्चन हो ना तो कोई भी टॉपिक हो, गांधी जी को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं एग्जाम्पल के लिए, इस प्रोजेक्ट को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
वो हमेशा न्यूज़ में रहता है ना, वो काम के होता है और यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछती है। आज़ादी को इतने वर्ष पूरे हो चुके हैं, गांधी जी को इतने वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें 25, 50, 75 और 100 ये जब आंकड़ा आ जाता है तो उस टॉपिक को याद रख लो। ठीक है, ऐसी टॉपिक को जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो और ऐसा न्यूज़ में आए कि भाई इसको इतने वर्ष पूरे हो चुके हैं, लाइक 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 50, 75 और 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब वो काम की चीज़ है, वो याद कर लो, क्योंकि यूपीएससी इस चीज़ों पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जब भी पढ़ रहे हो, ऐसे कहीं पे भी देखो, ऐसी चीज़ हो उसे याद करने की कोशिश करो। यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो उसको जरूर याद करो, क्योंकि यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछती है। ओके, डन हो गया याद। हम बात कर रहे हैं भारत के घड़ियाल प्रोजेक्ट की। अभी इसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है। शुरुआत कब की गई थी? 1975 में, 1 अप्रैल 1975, 1 अप्रैल 1975 में इसे शुरू किया गया था। याद करो, कोशिश करो रटने की। अब यूपीएससी वाले डेट क्यों याद करेंगे? 1975 वाली डेट यूपीएससी क्यों याद करेगी? क्योंकि यूपीएससी फिगर तो पूछती नहीं है, फैक्ट तो पूछती नहीं है, फिर हम ये क्यों याद करें? आपको याद इस वजह से करना है। यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगी कि घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, ऐसे नहीं पूछेगी। यूपीएससी क्या पूछेगी? स्टेटमेंट बनाएगी, चार स्टेटमेंट बनाएगी। ये प्रोजेक्ट टाइगर, इसे सन 1970 में स्टार्ट किया गया था। एग्जाम्पल के लिए देखना है ना, घड़ियाल प्रोजेक्ट उसे 1980 के लिए स्टार्ट किया गया था। ऐसे 4 प्रोजेक्ट देके उसकी डेट दे देगी, फिर बताओ इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है। या यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट सेट करके भी क्वेश्चन बना सकती है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करती है, डायरेक्ट कभी डेट नहीं पूछेगी। इस वजह से आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कब स्टार्ट की गई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि एलआईसी और एसबीआई का वो मतलब नेशनलाइजेशन हुआ था, वो तो ऐसा क्वेश्चन था, इसमें से सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ था? एक तो एलआईसी का था, एक एसबीआई का था, उसमें एक एयर इंडिया का था। तो इसमें सबसे पहली घटना कौन सी हुई है? ठीक है, बाद वाली घटना कौन सी है, तो उसको आपको लिखना था, एक मतलब आपको बताना था। तो यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, तो ध्यान रखना, आपको क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट डेट याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 75 है, ये याद नहीं रही, और 1 अप्रैल याद नहीं रही तो कोई दिक्कत, ये याद नहीं रही ना तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि 90, 74, 5 इसके आसपास की कई चीज़ें हुई है। ठीक है, 1970 का ये एरा है ना, 1970 की दशक है, यहाँ पर कई चीज़ें घटना घटित हुई है, तो इसको याद रखना भी, हाँ इसके आसपास कहीं हुआ था। एटलीस्ट आसपास का आइडिया है ना, तो आप है ना थोड़ा बहुत उत्तर तक पहुँच जाओगे। इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेटा आपको याद होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं हो बट आसपास का तो डेटा याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब मेंस में ऐसा डेटा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट घड़ियाल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया भी ना तो एक ऐसा नहीं आएगा, वो ओवरऑल एनवायरनमेंट का क्वेश्चन होगा, तो उसमें और भी चीज़ें ऐड करनी होगी, तो वहाँ पर आपके पास में और भी ज़्यादा डेटा होगा। डायरेक्ट इसी के बारे में हो और यही लिखना हो, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, इसकी सिफारिश किसने की है? अगर कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये याद रख लेना, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखो नहीं पूछती है, और अपनी किस्मत खराब हो और यूपीएससी वाले को पेपर टफ बनाना हो तो वो एक स्टेटमेंट बना सकता है कि प्रोजेक्ट घड़ियाल है ना, प्रोजेक्ट घड़ियाल संरक्षण, इसकी शुरुआत ऐसे बनाएगा, 1975 में की गई थी, एक स्टेटमेंट बना देगा। इसकी रिकमेंडेशन HR बस्टर्ड ने की थी। ठीक है, अगर उसको टफ बनाना होगा तो एक ऐसी गलत स्टेटमेंट वगैरह बना के वो आपको दे देगा, अगर नहीं बनाना होगा तो फिर ठीक है। पर वनडे एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उसको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट घड़ियाल है उसकी जो रिकमेंडेशन यानी कि उसकी सिफारिश की थी वो HR बस्टर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, बस्टर्ड जो भी समझो आप, उसके द्वारा की गई थी। सहयोग कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और सेकंड है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके दोनों के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन की जाती है, इसकी सिफारिश की जाती है, भारत सरकार इसकी हेल्प करती है। तो इन तीनों के हेल्प से ये सारी चीज़ें चलती है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो तो काम कर ही रही है, उसका हेल्प कौन कर रहा है? UNDP और FAO, ये दोनों उसकी हेल्प कर रही है। इन दोनों की सहायता से भारत सरकार है इस प्रोजेक्ट को चला रही है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ये जो घड़ियाल होते हैं इनके प्राकृतिक आवास होते हैं उसकी रक्षा करना, ये उद्देश्य है। और कैपेटिव ब्रीडिंग, अब कैपेटिव ब्रीडिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है, कहीं कैद में रखा जाता है और इंसान खुद के इंटरफेयर के बाद में प्रजनन करवाया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कैपेटिव ब्रीडिंग, तो उसकी हेल्प किया जाएगा। कैपेटिव ब्रीडिंग की सहायता से जो ये घड़ियाल होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं, उनकी जनसंख्या को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई है? हम बात कर रहे हैं घड़ियाल संरक्षण के बारे में, घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
शुरुआत कब हुई थी? 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी रिकमेंडेशन यानी सिफारिश किसने दी थी? HR बर्स्टड के द्वारा सिफारिश दी गई थी। हेल्प कौन करता है? UNDP और FAO द्वारा इसकी मदद की जाती, हेल्प की जाती, सहयोग किया जाता है। उद्देश्य क्या है? हैबिटेट जो लॉस्ट हो रहे हैं इनकी उसकी रक्षा करना है और कैपेटिव ब्रीडिंग की सहायता से इसकी आबादी को बढ़ाना है। ये इसकी एम है, ऑब्जेक्टिव है। राइट, करेक्ट, याद है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो भारत में कौन कौन से घड़ियाल पाए जाते हैं? याद रख लो भाई, IMP समझो, स्टार मारो, इसको स्टार मारो और याद रखो। UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है, डेफिनेटली पूछती है, और याद रख लो जितनी भी स्पीसीज वगैरह होती है, बहुत बहुत रेयर स्पीसीज नहीं रहे याद तो कोई दिक्कत नहीं है पर जिन पे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रह रही है, उनको तो एटलीस्ट याद रख ही लो। तो क्या है भारत में 3 प्रकार की स्पीसीज है। किसकी? क्रोकोडाइल की। घड़ियाल जो है उसकी 3 प्रकार की स्पीसीज है भारत में। घड़ियाल की 3 प्रकार की स्पीसीज है भारत में। कौन कौन सी 3 प्रकार की है? फर्स्ट, घड़ियाल की फर्स्ट स्पीसीज है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। फर्स्ट कौन सी है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। अब ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाती है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, बिकॉज ऑफ इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। घड़ियाल, इसे फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। बड़ी जो घड़ियाल है ना, इसको फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहा जाता है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ऑफ ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंतर्गत आता है। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसका मतलब है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम बची है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ कि इसकी पॉपुलेशन है वो बहुत कम बची है, इस वजह से ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। राइट, याद रहेगा क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं। भारत में 3 प्रकार की क्रोकोडाइल है। फर्स्ट, याद है आपको, भारत में 3 प्रकार की क्रोकोडाइल है। 3 प्रकार की कौन सी? एक है घड़ियाल, दूसरी है मगर, तीसरी है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। राइट, सॉल्ट वाटर, पहली घड़ियाल, दूसरी मगर, तीसरी है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। घड़ियाल जिसे हम फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं, घड़ियाल जिसे हम फिश ईटिंग क्रोकोडाइल कहते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ज़्यादा स्टार मारो, ये ज़्यादा काम किए। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो हमारा एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल 1 में आती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है और साइट की अपेंडिक्स 1 में आती है। क्या ये सारी चीज़ें याद रखनी है? देखो, IUCN वाला है, उसे तो डेफिनेटली याद रखना है। IUCN की किस कैटेगरी में आती है ये तो आपको डेफिनेटली याद रखना, पक्का याद रखना है। उसके बाद में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको अगर वो इसमें शेड्यूल 1 में आ रही है तो याद रखो, शेड्यूल 1 है मतलब वो थोड़ी खतरनाक स्थिति में, वो खत्म होने की स्थिति में, तो याद रखो। अगर शेड्यूल 1 में नहीं आ रही है तो उसे याद मत रखो। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ जो है ना वो शेड्यूल 1 में ही आती है। आप तुक्का भी लगाना हो तो ऐसे लिख सकते हो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है, क्योंकि ज़्यादातर पर जाती है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ही आ रही है। ठीक है, तो आपको ये तो याद रखना है कि मोस्ट ऑफ, अगर तुक्का लगाना है तो मोस्ट ऑफ शेड्यूल 1 में ही आ रही है। गला जाम हो गया यार मेरा, 1 मिनट रुकना है ना। ठीक है जी, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आ रही है और अपेंडिक्स भी 1 में आ रही है। अपेंडिक्स क्या है? साइट एक कन्वेंशन है, उसकी अलग अलग सूची होती है, उसमें जो अपेंडिक्स 1 में आती है। मैं बता रहा हूँ, मैं जिस पे स्टार करूँ उसको याद रखना। ये घड़ियाल है, इसको याद रख। घड़ियाल में क्या क्या याद रखना है? उसका ये नाम भी याद रखना है। IUCN की किस कैटेगरी में, ये भी याद रखना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की किस कैटेगरी में, ये भी याद रखना है। साइट की किस कैटेगरी में, ये भी याद रखना। भाई क्वेश्चन आएगा, फिर वहां पे बैठोगे, मुंह उतार के बैठोगे कि नहीं ये कैसे क्वेश्चन बन गया, ये तो टफ बन गया। नहीं भाई, टफ नहीं बना। UPSC पहले हिंट दे चुका है कि UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है, टफ नहीं बन रहा है, क्वेश्चन ईजी है। क्योंकि ये तो आपको पता, जो आपको चीजें पता होती है वो चीज आप याद नहीं रखते तो वो आपकी गलती है, UPSC की गलती नहीं है। और ये आपको पता है कि UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है। IUCN की किस कैटेगरी में है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसकी सारे याद नहीं रखना, बट जो काम के हैं उसको तो एटलीस्ट याद रखो। सारे याद नहीं रहेंगे आपको, पर जो काम के हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको तो याद रखने की कोशिश करो। तो घड़ियाल इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने की कोशिश करो। साइट की अपेंडिक्स 1 में, इसमें भी याद रख, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखने की कोशिश करो। ओके, दूसरा है मगर, जिसे मास्क क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? मगर, मास्क क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। ये वनरेबल यानी कि संवेदनशील है। क्या इसे याद रखना? जी याद रखना है, क्योंकि इसकी प्रजाति भी खत्म होने वाली है। शेड्यूल 1 में याद रखो, अपेंडिक्स 1 में याद रखो।
घड़ियाल, उसके बाद मगर, तीसरा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये है ना एस्चुरियन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। ये लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न मतलब टेंशन नहीं है भाई, तू तो मौज मस्ती कर, तेरे को लोड लेने की जरूरत नहीं, तेरे पास में बहुत बच्चे वगैरह है, अगर तू मर भी गए ना तो तेरे और भाई बैठे वो संभाल लेंगे, वैसी वाली बात है। 10-15 भाई बहन है, अगर एक आध मर भी गए ना तो ये पीछे बैठे वो संभाल लेंगे। तो ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, शेड्यूल 1 में, अपेंडिक्स 1 में। तो अगर याद तो देखो रखे हो तो ये भी रख लो भाई, पूछने को तो पूछ भी सकता है, बट इस पर ध्यान कम भी होगा तो चलेगा, इन दोनों पे ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। जो जिस कैटेगरी में ज़्यादा ऊपर होगा, मतलब जिसकी नष्ट होने की खबर, मरने की खबर जितनी ज़्यादा होगी भाई, ये जल्दी खत्म हो सकता है, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, और थोड़ा थोड़ा पीछे हो उसको चलो मरने दो। दुनिया हमेशा टॉपर्स को याद करती है, तो ये टॉपर्स है। टॉपर्स मतलब मरने में आगे है, तो इनको याद रखो। दुनिया हमेशा जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनको याद रखती है। तो ये घड़ियाल है, मगर है, टॉपर्स है। और ये जो है ना सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये थोड़ा नीचे हैं। ये मतलब मर भी जाए तो इतना लोड नहीं, क्योंकि इनके भाई बैठे संभालने के लिए। भाई बैठे मतलब इनकी संख्या बहुत अभी भी बाकी पड़ी है, और ये ऊपर वाले मर भी सकते, कभी भी खत्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए इनको ध्यान देना है। जब गवर्नमेंट इन पे ध्यान दे रही है तो यूपीएससी वाले ध्यान दे रहे हैं, और यूपीएससी वाले ध्यान दे रहे मतलब आपको ध्यान देना ही देना है। ठीक है जी, करेक्ट है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। याद है, आगे बढ़ूं मैं? ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। ओके, अब ये कहाँ कहाँ भारत में पाए जाते हैं उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा, यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। उड़ीसा की कौन कौन से नेशनल पार्क है याद कर लेना। उड़ीसा में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है याद कर लेना। ओके जी, ये जरूर याद करना। टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये जरूर याद करना। ठीक है, कहाँ पर कहाँ कौन से याद करना आपको। उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ऐसे स्टेटमेंट आएगी यूपीएससी में। उड़ीसा वन एंड ओनली स्टेटमेंट क्या है? ये उड़ीसा वन एंड ओनली स्टेट जहां पर यहाँ की जो क्रोकोडाइल उसकी तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, या तीनों प्रजातियों के संरक्षण केंद्र है। जब हम यूट्यूब पे जाते हैं और ऐसे लिखते हैं कि यूपीएससी में, अब वो कैसे बोलते हैं यूपीएससी में तुक्का कैसे मारे, आप यूट्यूब पे जाओगे या किसी कोचिंग में जाओगे तो कोचिंग वाले लास्ट के टाइम में आपको ये बताएंगे कि यूपीएससी में तुक्का कैसे मारते हैं। ठीक है जी, वहां पर ऐसा सिखाते हैं कि तुक्का कैसे मारते हैं, गेज मास्टरी कैसे करते हैं, मतलब तुक्का कैसे लगाते हैं। तब हमें क्या चीज़ बताई जाती है, तब हमें जो ये कोचिंग वाले होते हैं, जो ये तुक्का मारने वाले होते हैं, एक चीज़ बताते हैं जहां पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होता है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट मतलब ओनली, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया हो, प्रीलिम में कोई स्टेटमेंट दी हुई हो, वहां पे ऐसे वर्ड हो कि ओनली, ठीक है, वन, ऐसे नंबर दिया हुआ, मतलब क्या है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? 4 स्टेटमेंट है कि ये काम केवल, या ये काम ओनली ए ही कर सकता है, ये काम ओनली ए ही कर सकता है, या ये 4 लोगों ने मिलकर काम किया। बी स्टेटमेंट क्या है? ये काम 4 लोगों ने मिलकर किया। तो ये तुक्का मारने वाले सिखाते हैं कि जहां पर ओनली वर्ड लिखा हो, या फिर ऐसे एक्सट्रीम वर्ड लिखा हो कि केवल हो, ओनली हो, कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम वर्ड लिखा हो, तो वो वर्ड हमेशा गलत होता है, वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है। ऐसा कौन सिखाते हैं? तुक्का मारने वाले। बट हम हकीकत में क्या होता है, ऐसे तुक्के हर बार में सही नहीं होते हैं। ओनली 2016, 17, 18 तक ये तुक्के सही चलते थे। रिसेंट के टाइम के अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो ये तुक्के सही काम नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करना सीखो, वो तो ठीक है, ठीक है, एलिमिनेशन तो चलता है, काम करता है, पर ये तुक्के मारने वाला काम नहीं करता। इस वजह से यूपीएससी ने अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर तीनों प्रजातियों का संरक्षण केंद्र है, तो आप क्या कहोगे? नहीं भाई, तुक्के मास्टर वाले कहते हैं कि अगर एकमात्र है तो वो स्टेटमेंट गलत है। आप उस स्टेटमेंट को गलत करोगे तो आपका वो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको तुक्के नहीं मारने हैं, आपको चीजें पढ़ के जानी है। तो उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर तीनों प्रजातियों के संरक्षण केंद्र है। मैं करंट अफेयर के साथ साथ में ये चीजें इस वजह से बता रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बता रहा हूं, परंतु मिसगाइड किया जाता है लोगों को, इस वजह से मैं बता रहा हूं। क्यों, जब हम पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो वो तुक्का मारने के लिए ये सारी चीजें बताते हैं, उनको मिलते हैं व्यूज, और हम जो हो जाते हैं बर्बाद कि भाई यूपीएससी बहुत ईजी है, तुक्के मारेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आप बर्बाद ना हो। ठीक है, अपना टाइम तो थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, पर हम बर्बाद ना हो, इस वजह से ये मैं बता रहा हूँ। तो उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर तीनों प्रजातियों के संरक्षण केंद्र है। अब तीनों प्रजातियों के संरक्षण केंद्र मतलब कहाँ कहाँ है? पहला है सतकोशिया। सतकोशिया क्या है? ये उड़ीसा का एक नेशनल पार्क है।
तो यहाँ पे सतकोशिया, ये कहाँ पर है? टिक्करपाड़ा। सतकोशिया में एक जगह है टिक्करपाड़ा, वहाँ पर ये घड़ियाल नेशनल पार्क है। दूसरा है भितरकणिका। भितरकणिका में कहाँ पर? ये दमगल। भितरकणिका एक जगह है दमगल, यहाँ पे सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है इसके लिए संरक्षण का केंद्र है। और तीसरा है सिमलीपाल। सिमलीपाल में कौन सा है? रामतीर्थ। सिमलीपाल में रामतीर्थ, यहाँ पे मगर का संरक्षण केंद्र है। मतलब 3 प्रजातियां कौन कौन सी? घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मगर, इन तीनों के संरक्षण केंद्र है। संरक्षण मतलब इनको सुरक्षित रखने के लिए केंद्र बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? ये पहला है टिक्करपाड़ा। टिक्करपाड़ा कहाँ पर है? सतकोशिया में। दूसरा है दमगल, ये कहाँ पर है? ये है भितरकणिका में। तीसरा कौन सा है? रामतीर्थ, ये कहाँ है? सिमलीपाल में। तो तीनों का संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तीनों का संरक्षण केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर तीनों का संरक्षण केंद्र है? ओडिशा में। तीनों का संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? ओडिशा में। और ओडिशा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर तीनों का संरक्षण केंद्र है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे बात करते हैं संरक्षण की सफलता के बारे में कि हमने जो इतने प्रयास किए हैं, हमने इतनी यूपीएससी की मेहनत की है, क्या हमारा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, इसके बारे में, यानी क्या हमारा संरक्षण है, उसकी सफलता मिली हमें। ठीक है जी, तो बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में बात करें, इसकी संख्या कितनी है? 2500 है। मुख्य क्षेत्र कहाँ पे? भितरकणिका, ओडिशा। ओडिशा में जो भितरकणिका है वहाँ पर इसकी संख्या जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और कहाँ कहाँ होती है? अंडमान निकोबार और कहाँ? सुंदरबन में। क्या ये पॉइंट याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। कौन सा प्रजाति कहाँ पाई जाती है, ये भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए। याद रखने की कोशिश करो चीज़ें यार, सिंपल बनाने की कोशिश करो। दूसरा है मगर क्रोकोडाइल। इसकी संख्या देखो 8 से 10,000 है। मतलब ये देखो, क्रिटिकल इंडेंजर्ड क्यों बोला था? क्योंकि संख्या कम है। इसकी संख्या बहुत ज़्यादा 8 से 10,000 है। पूरी गंगा बेसिन में फैला हुआ है। ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ है। तीसरा है घड़ियाल। घड़ियाल की कितनी है? 400 घोंसले है। मतलब ये थोड़ा कम है, ये खतरे में। 400 घोंसले है, रिकॉर्ड है। ठीक है, प्रमुख स्थल ये कहाँ पाया जाता है? ये राष्ट्रीय चंबल में पाया जाता है, यूपी, एमपी, राजस्थान में, कटरिया घाट में, गंडक नदी के किनारे, कॉर्बेट में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहाँ पर, सोन अभ्यारण्य में। यहाँ पर भारत विश्व की 80% आबादी पाई जाती है। तो ये सारे रटने वाले पॉइंट है। इसको एक बार वीडियो खत्म होने के बाद में पीडीएफ लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी, और एक दो बार रटने की कोशिश करना, तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है जी। नई कौन कौन सी घोषणा की गई है? 2025 में नई घोषणा की गई है। किसके लिए? ये जो घड़ियाल होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन कौन सी है? घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2025 ये शुरू किया गया है। 2025 में घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट मतलब उसको कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, ये किया गया। इसमें क्या क्या होगा? इसमें ये किया जाएगा कि इसका विस्तार किया जाएगा। पहले जो प्रोजेक्ट था ना वो कुछ एरिया तक सीमित था, अब इसको विस्तार किया जाएगा। कहाँ पर? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी, इन क्षेत्रों तक इसको विस्तार किया जाएगा। फिर मद्रास क्रोकोडाइल बैंक है, उसके तक भी विस्तार किया जाएगा। और कैपेटिव ब्रीडिंग, कैपेटिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? वो घोंसले में रह के जबरदस्ती जो प्रजनन करवाया जाता है ना, एक पिंजरे में बंद करके, तो उसको भी प्रमोट किया जाएगा, उससे भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये 2025 में कुछ घोषणा है। एक बार वापस पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ओनली रटने वाली बात है। ओके जी। घड़ियालों के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि घड़ियालों की टोटल कितनी? 13 प्रजातियाँ हैं। क्रोकोडाइल की टोटल कितनी प्रजातियाँ? 13। कहाँ पर? हम दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया में टोटल कितनी है? 13 प्रजातियाँ हैं। दुनिया में टोटल कितनी प्रजातियाँ? 13 है। भारत में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती? 3। पूरे वर्ल्ड में क्रोकोडाइल की 13 स्पीसीज हैं। इंडिया में कितनी है? इंडिया में 3 स्पीसीज है। 3 कौन सी? घड़ियाल है, मगर है, सॉल्ट वाटर है। पूरे वर्ल्ड में 13 है। पूरे वर्ल्ड में 13 है। क्या ये 13 वाला नंबर याद रखना है? याद रख लो। प्रीलिम में डायरेक्ट नहीं आएगा पर घुमा फिरा के आ जाएगा, इसलिए नंबर याद रख लो। 13 वाला भी याद रख लो। 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। IMP कर लो, स्टार मार लो, याद रख लो। ठीक है, इसको भी याद रख लो। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल, तो दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल है। ये क्या करता है? इसकी अगर खासियत की बात करें तो ये अपन का जो बाहरी टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करके रखता है। इसका जो भी बाहर बॉडी का बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है, उसे नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, ये रात्रिचर होते हैं, यानी कि नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल क्या होता है? जो रात में रहते हैं, जो रात में खाना खाते हैं, रात में जागते रहते हैं, उसे नॉक्टर्नल कहा जाता है, उसे रात्रिचर कहा जाता है। यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट है वो नॉक्टर्नल है, मतलब रात्रिचर है, वो रात को जागते रहते हैं, इसलिए वो रात्रिचर है। निशाचर प्राणी भी उनको कह सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी वालों को निशाचर कहा जा सकता है। तो आप सब हो क्या हो? रात्रिचर हो, यानी कि नॉक्टर्नल हो।
क्योंकि आप रात में भी जागते रहते हो, पूरी रात दिन जागते रहते हो, इसलिए नॉकटर्नल हो। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट 2025 के बारे में। ये क्या है, क्यों हिल रहा भाई? ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट 2025। क्या इस रिपोर्ट को याद रखना है? क्या इस रिपोर्ट को याद रखना है? बिल्कुल याद रखना। क्यों? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। समझ गए ना नॉकटर्नल प्राणियों? ध्यान से सुनो, जितने भी यहाँ पे नॉकटर्नल प्राणी बैठे हैं मतलब यूपीएससी वाले हैं, और यूपीएससी वाले ध्यान से सुन लो, इस पॉइंट को याद रखना है। किसको? ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। कौन इसे जारी करता है? पहला पॉइंट। कौन इसे रिलीज करता है? पहला पॉइंट। कौन इसे रिलीज करता है? तो इसे रिलीज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD द्वारा रिलीज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक पेज लो, एक खाली पेज लो, वहां पे लिखो, क्या लिखना है? वर्ल्ड ड्रॉट रिपोर्ट। एक लिखो, रिपोर्ट लो पहले। पेज लिया आपने? पेज लिया? अब यहां पे लिखो ग्लोबल DROUGST ड्रॉट रिपोर्ट 2025। ये पेज में पहला पॉइंट लिखा। अब इसमें लिखो रिलीज कौन करता है। यहाँ पे क्या लिखा हमने? रिलीज कौन करता है, रिलीज कौन करता है, रिलीज कौन करता है। तो इसे रिलीज किया जाता है OECD। OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। OECD द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। पहला पॉइंट याद करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, OECD द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। याद हो गया? OECD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। पहला पॉइंट याद हुआ? ग्लोबल ड्रॉट रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? पहला पॉइंट याद हुआ? ठीक है जी। दूसरा, इस रिपोर्ट में अब किस किस चीजों की बात की गई है? की फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। की फाइंडिंग का मतलब होता है क्या क्या निष्कर्ष निकले इस रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में किस किस चीजों के बारे में बात किया है, वो होता है की फाइंडिंग। तो की फाइंडिंग में इसने कहा है सूखा क्षेत्र यानी कि ड्रॉट एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। ये रही इसकी की फाइंडिंग, ये रहा सूखा क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। 40% भाग है वहां पर सूखा क्षेत्र देखने को मिला है, यानी कि ड्रॉट देखने को मिला है, मतलब वहां पर बारिश नहीं हुई है। 40 क्षेत्रफल ऐसा है, 40% भूभाग ऐसा है, वहां पर एक ना एक बार ड्रॉट देखने को मिला है, एक से अधिक बार ड्रॉट देखने को मिला है, सूखा देखने को मिला है, यानी कि बारिश नहीं हुई वहां पर। याद रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। यूरोप में, कैलिफोर्निया में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका लाइक सोमालिया वगैरह के देश है ना, वहां पर ये चीजें देखने को मिली है। क्या ये फिगर याद करना है? फिगर नहीं याद करना है, पर ऐसे लिख सकते हो। मेंस में अगर कुछ लिखना है तो वहां पर लिख सकते हो ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सूखा क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का जो 40% भूभाग है उसने एक से अधिक बार गंभीर रूप से सूखा क्षेत्र फेस किया है, ड्रॉट फेस किया है, मतलब यहाँ पर बारिश नहीं देखने को मिली है। इस तरीके से आप पहली लाइन है वो लिख सकते हो, किसमें? जब ड्रॉट से रिलेटेड यूपीएससी कुछ क्वेश्चन पूछे तो। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यूरोप में 2022 में देखने को मिला था, कैलिफोर्निया 2021। ये अगर याद नहीं रही तो कुछ नहीं, ऐसे लिख सकते हो यूरोप में, कैलिफोर्निया में और सोमालिया के कुछ देशों में। या फिर ये भी याद नहीं रही कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हो कुछ देशों में देखने को मिला था, जैसे अफ्रीका देख लो, यूरोप देख लो, क्योंकि सब देशों ने फेस किया है। तो आप ऐसे तुक्के भी मार लोगे तो वो सही पड़ेगा। सारे देश, पूरा वर्ल्ड है वो सारी सेम चीज सेम फॉलो कर रही है, सब पे सूखा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप तुक्का भी मार लोगे तो वो सही पड़ेगा आपका तुक्का, क्योंकि यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया, एशिया आ गया और सोमालिया आ गया, USA आ गया, सारे देश आ गए। ठीक है, अब तुक्का मारोगे तो वो भी आपका सही जाने वाला, तुक्का गलत नहीं जाएगा। प्रभाव क्या देखने को मिलता है? अब ऐसा भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ड्रॉट के बारे में कुछ लिख रहे हो मेंस में। तो पहले तो हमने देखा था कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो हम कहेंगे न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि अभी ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट आई है जिसमें बात की गई है कि वर्ल्ड में 40% भूभाग है। इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है, 40% भूभाग है, वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? ड्रॉट देखने को मिल रहा है। भाई मेंस ने क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा है ड्रॉट के क्या कारण है, क्या जिम्मेदारी, सब चीज़ों के बारे में आपको बताओ। तो पहला हमने इंट्रो दिया, इंट्रो में हमने क्या किया, जो ये ग्लोबल ड्रॉट रिपोर्ट है इसको हमने मेंशन कर दिया, मेंशन करके हमने इसकी इंट्रो बना दिया, मतलब इसकी स्टार्टिंग कर दी। अब स्टार्टिंग के बाद में हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है, तो हम कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद में इसके प्रभावों के बारे में बात करते हैं कि अगर सूखा पड़ता है तो उसके प्रभाव क्या होगा। तो हम पहले बात करेंगे आर्थिक प्रभावों के बारे में। तो आर्थिक प्रभाव क्या होती है?
यहाँ पे देखो नंबर दे रखे हैं, 3 से 7% जीडीपी का लॉस होता है। तो आप क्या लिखोगे, आपको अगर याद नहीं रहता है कि कितने प्रतिशत जीडीपी का नुकसान हो रहा है, तो आप ऐसे तुक्का मार लेना कि 5% तक जीडीपी का लॉस हो जाता है। 3 से 7 याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, 5% जीडीपी का लॉस होता है। किसकी वजह से? सूखे की वजह से। किन किन देशों पे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है, अफ्रीका के देश है, वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो एक तो सूखे का नुकसान होता है, सूखे के कारण जीडीपी लॉस होता है, जीडीपी लॉस के कारण वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो किससे चल रहे हैं? पानी से चल रहे हैं, उसमें भी हमें प्रभावित देखने को मिलता है, नुकसान देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर पर लॉस। तो एग्रीकल्चर पर लॉस होता है क्योंकि सूखे के कारण बारिश नहीं होगी, और बारिश अगर नहीं होगी तो वहाँ पर जो फसल का जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ 22%। आपको ये याद नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे तुक्का मार सकते हो कि 20% से 20% तक गिरावट देखने को मिल सकती है। 20% तक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, याद रहेगा। फिर पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब देखो, सूखा पड़ेगा, इसका मतलब वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही है, हमारे जो पेड़ पौधे हम उगा रहे हैं, बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा हमें हरा भरा देखने को मिलता है, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। पर अगर पर्यावरण मतलब सूखा पड़ गया, मतलब बारिश नहीं हो रही है, तो क्या देखने को मिलेगा? पेड़ पौधे नहीं उगाए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में मिट्टी में नमी नहीं होगी, मिट्टी में नमी नहीं होगी तो नई चीज़ें नहीं उगा जा सकती है, नई चीज़ें नहीं होगी, फसलें नहीं होगी, एनवायरनमेंट को भी लॉस होने वाला है, हमारा जो पर्यावरण है उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आप बोलोगे इकोनॉमी पर लॉस होता है, हमारे जो एग्रीकल्चर होता है उसका नुकसान देखने को मिलता है, पर्यावरण पर भी नुकसान देखने को मिलता है। भूजल जो स्तर होता है, ग्राउंड वाटर, जमीन में पानी होता है, अगर बारिश होगी तो ये पानी कहाँ रिस करके ग्राउंड में जाएगा, अगर बारिश ही नहीं होगी तो ग्राउंड में पानी नहीं बचेगा, एक टाइम के बाद में ग्राउंड वाटर जो नष्ट हो जाएगा, हम पीने का पानी नहीं मिलेगा, हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो ग्राउंड वाटर है वो भी लॉस्ट हो जाएगा, उसको भी नुकसान होगा। ये भी आप चीज़ें मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। और क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकती है? आपदा आ जाएगी। आपदा का मतलब सूखा ज़्यादा पड़ेगा, पानी नहीं होगा तो डिजास्टर देखने को मिल सकता है, जिससे कई लोगों की जान जा सकती है, गरीबी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या प्लाइन बढ़ेगा, एक जगह लोग है ना जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, तो ये भी सारे लॉस देखने को मिल जाएंगे हमें। ओके, पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। अब सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ड्रॉट को रोकने के लिए, सूखे को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, और वर्ल्ड स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले वैश्विक स्तर की बात करें, UNCCD, यूनाइटेड नेशंस जो ये CCD प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत ड्रॉट है उसके लिए इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। UNCCD ड्रॉट इनिशिएटिव, ड्रॉट को रोकने के लिए, सूखे को रोकने के लिए एक पहल की जा रही है UN के द्वारा, इसको याद रखना है। मैं ध्यान फिर से कह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट और वर्ल्ड के प्रयास किसी भी रिलेटेड हो, इंटरनेशनल स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं किसी भी चीज को रोकने के लिए, सूखे को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, आपदा को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ऐसे प्रयासों को याद रखो। मेंस में अगर आपने ये पॉइंट लिख दिया ना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास किए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किए गए हैं, लिख दिए ना, ट्रस्ट मी एग्जामिनर आपके घर पे आएगा और आपको सीधा UN में भेजेगा कि सर आप प्रधानमंत्री भी डिजर्व नहीं करते हो, आप सीधा UN में जाके वहाँ के वो बनो, UN को संभालो, पूरा वर्ल्ड आप संभालो, आप है ना, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ठीक है जी, तो ये ध्यान से याद रखना कि आपको ये प्रयास हमेशा लिखना है कि इसमें वर्ल्ड स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का, कोई भी टॉपिक हो, अगर वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में जिक्र है तो उसे याद जरूर रखना। ओके जी, तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, UNCCD द्वारा ड्रॉट इनिशिएटिव है वो चलाया जा रहा है। अब जिसको पूरा देश संभालना है, जिसको पूरा वर्ल्ड संभालना है, वो तो चीज़ें जरूर याद रखेगा, और नहीं संभालना है तो फिर तो आप चलो UPSC को भी भूल जाओ, और फिर क्या भूलना है आपको, सारी चीज़ें भूल ही जाओ, फिर तो पटवारी ग्राम सेवक तैयारी करो, वनडे एग्जाम की तैयारी करो और मौज करो। अब ये एग्जाम भी बुरे नहीं होते, बट जो भी है आपका ख्वाब तो IAS बनने का है, तो ख्वाब है उससे समझौता क्यों करना, जब देखे ही हैं ख्वाब तो उससे समझौता क्यों करना, पूरे करो ख्वाबों को, थोड़ा मेहनत करो एक्स्ट्रा। तो UNCCD द्वारा ये जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है ताकि सूखे को रोका जा सके। फिर इंटरनेशनल ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, यहाँ पे 2 है, कौन सा है, पहला UNCCD ड्रॉट इनिशिएटिव ये चलाया जा रहा है, फिर इंटरनेशनल ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम। देखो सारी चीज़ें याद भी नहीं रखें तो मैं बताऊँ तो तुक्का कैसे लगाते हैं, तुक्का कैसे लगेगा,
ऐसे लिखो। अब आपको पता है कि ये आपको चीज़ याद नहीं रही तो ऐसे लिख दो, यूएन के द्वारा ड्रॉट इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, सूखे को रोकने के लिए पहल की गई है। अब डेफिनेटली आपको पता है कि ये की गई नहीं की गई हमें नहीं पता है, पर हम तुक्का तो मार सकते हैं कि की गई है, क्योंकि यूएन है, वो यूएन क्या है, एक संस्था है, वो कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता है, उसके काम धंधे है नहीं, उसको कुछ ना कुछ बकवास करनी रहती है, तो ये बकवास करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। सूखा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो आपको ये याद नहीं भी रहता है, इतना तो याद है कि ड्रॉट के लिए कोई इनिशिएटिव लिया गया है, इतना तो आपको याद ही है कि कुछ ना कुछ तो लिया गया था। भाई एक इंसान है, वो ऐसे देख के कुछ ना कुछ बक बक कर रहा था, लाइव में आके कुछ ना कुछ तो बकवास कर रहा था, तो उस बकवास करते के टाइम उसने एक बात कही थी कि ड्रॉट के लिए यूएन के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया था। तो हमें चलो यूएनसीसीडी याद नहीं है, बट हमें ये तो पता है कि यूएन के लिए कुछ तो उसने बात की थी, तो उसने बात की गई थी यूएन के द्वारा ड्रॉट को रोकने के लिए प्रयास किया गया है। ऐसे तुक्का तो लगा सकते हो, ठीक है, रैंडम तुक्का तो लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं हम, बिल्कुल सब जीनियस है, जीनियस, ठीक है। फिर ड्रॉट को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है, ड्रॉट को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम। अब भाई इंटरनेशनल ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम इतना नहीं याद रहे, सिंपल भाषा में तो याद रहेगा, ड्रॉट को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसका मतलब यही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रॉट सूखे को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कैसे याद रहेगा? याद ऐसे रहेगा कि भाई इतनी बड़ी समस्या है तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, पूरा इंटरनेशनल है, पूरा वर्ल्ड है, वो गधा तो है नहीं, बेवकूफ तो है नहीं कि कुछ कोशिश नहीं करेगा, तो वो कोशिश कर ली, तो बस याद है। कोई फैंसी नाम है ही नहीं ना यहाँ पे, कोई फैंसी नाम होता तो याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूखे को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, और आपको ये भी याद नहीं रहे तो इतना रहेगा कुछ ना कुछ तो कोशिश की जा रही होगी। बस ये मैनेजमेंट शब्द का उपयोग कर लो, ड्रॉट का शब्द का उपयोग कर लो, प्रोग्राम शब्द का उपयोग कर लो। हिंदी मीडियम सूखे को मैनेज करने के लिए, सूखे को रोकने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास किया जा रहा है, बस लिख दो, मौज करो फिर, बस इतना ही याद रखना है, ऐसे लंबे चौड़े ज्ञान नहीं करने हैं। संयोजक मतलब ये सब मैनेज कौन करेगा? तो एक वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो, और ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप, इनके द्वारा मैनेज किया जाएगा। अब देखो ये याद रहे तो करो, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रहे तो करो, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जब ये एग्जाम में पूछ लिया ना, तब आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे ड्रॉट के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे ये मीटरोलॉजिकल कहाँ पे आ गया, ये वाटर पार्टनरशिप कहाँ पर आएगी, तो ऐसे कंफ्यूज होगी, गलत उत्तर करके आओ। तो ठीक है, गलत मत, या तो एग्जैक्ट याद रहे तो करना, नहीं रहे तो तुक्का मत मारना, आप तुक्का यहाँ पे गलत ही मारोगे, मैं श्योर हूँ आप तुक्का यहाँ पे गलत ही मारोगे, ठीक है। तो तुक्का नहीं मारना, आपको याद हो तो करो, नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक है। भारत में क्या कोशिश की जा रही है? भारत में नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये तो थोड़ा हो गया टफ, ये तो हो गया फैंसी नाम है, फैंसी नाम है मतलब ये टफ है, अब ये तो याद रहेगा नहीं, मेंस में अगर लिखना भी होगा तो कैसे याद लिखेंगे? तो भाई मेंस में टफ याद नाम नहीं याद आता, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो याद रहेगा कि भारत में भी सूखे को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो किया जा रहा होगा, बिल्कुल किया जा रहा होगा। तो सूखे से प्रभावित क्या होगा? सूखे से एग्रीकल्चर प्रभावित होता है, तो एग्रीकल्चर को सूखे से रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इतना तो लिख सकते हो। ये फैंसी नाम आपको याद नहीं रहे, नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रही, पर इतनी तो रह सकती हो। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को सूखे के प्रभावों से बचाने के लिए, उसे मॉनिटरिंग करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यार इतनी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, अब आपको याद नहीं रहे ना तो एग्जामिनर आपको यूएन में भेजे ना भेजे, परंतु अगर ये आपने नहीं लिखा है ना एग्जाम में, तो मैं वहाँ पे आऊँगा, यूएन से वापस उठाऊंगा और आपको कहाँ भेजूंगा? अफ्रीका में भेजूंगा। वहाँ जाके क्या करवाऊंगा आपको? वहाँ जाके बेलदारी करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी याद नहीं रहा तो यूएन से वापस लाएंगे और अफ्रीका भेजेंगे और बेलदारी करवाएंगे, क्योंकि ये चीज़ तो सिंपल तरीके से याद रहनी चाहिए। इतना फैंसी नाम याद मत रखो, मैं नहीं कहता याद रखो, नहीं रहेगा याद इतना फैंसी नाम, सिंपल तो नाम याद रह जाएगा कि सूखे को मैनेज करने के लिए, उसे देखने के लिए, असेसमेंट का मतलब होता है उसकी निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो उसे देखने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सूखे कृषि क्षेत्र के सूखे के प्रभावों को रोकने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे निगरानी करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बस सिंपल इतना याद रख लो, आगे बढ़ो। फिर है वाटरशेड डेवलपमेंट, इसको याद रखो भाई, इसको जरूर याद रखो, इसमें क्यों लॉजिक कुछ भी नहीं है, सिंपल है। वाटरशेड डेवलपमेंट मतलब वाटरशेड क्या होता है? जहाँ पर पानी वगैरह ज़्यादा आता है उसको डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ती है। फिर अटल भूजल योजना, अब ये योजनाएं जो होती है ना, जो स्कीम होती है उसमें तुक्के नहीं लगते हैं, उसको तो एग्जैक्ट याद करना ही पड़ेगा। अटल भूजल योजना
सूखे के प्रभावों को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है, वो है अटल भूजल योजना, वाटरशेड डेवलपमेंट और अटल भूजल योजना। याद रखना इसको कोई तुक्के नहीं लगेंगे, इसको याद करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे तुक्के लगाए तो फिर चांटे भी पड़ जाएंगे, एग्जामिनर घर पे आके चांटे मार के जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हो गया सूखे के लिए। बहुत अच्छा आर्टिकल था, प्री मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काम का था, कैसे उत्तर देना है मेंस में, कैसे प्रीलिम में देना है, सारी चीजें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नोएडा विद्रोह के बारे में। नोएडा विद्रोह के बारे में अभी क्यों न्यूज में है, अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इस वजह से है कि हमारे जो कृषि मंत्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जो बुद्ध नोनिया है, स्वतंत्रता सेनानी बुद्ध नोनिया, इनकी जयंती पर क्या किया है, इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस वजह से ये नोएडा विद्रोह है वो चर्चा में है। बुद्ध नोनिया ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। बुद्ध नोनिया कौन थे? इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। पहली बात तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी यानी कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक है और अगर वो करंट अफेयर के न्यूज में है, इसका मतलब है वो काम का है, इसका मतलब है कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात तो हिस्ट्री का टॉपिक, दूसरी बात है वो चर्चा में है, न्यूज में है, न्यूज में है मतलब वो काम का है, याद करना आपको। तो ये नोनिया कौन थे? कृषि मंत्री के द्वारा बुद्ध नोनिया की जयंती पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बात करते हैं बुद्ध नोनिया के बारे में, तो इन्होंने नमक सत्याग्रह में कहां पर भाग लिया था? नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। बुद्ध नोनिया ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। इनको धोखे से गिरफ्तार किया गया था। कैसे गिरफ्तार किया गया था? धोखे से गिरफ्तार किया गया था। बात करें नोनिया विद्रोह के बारे में, तो नोनिया जो विद्रोह किया गया था 1750 के आसपास लगभग आरंभ हुआ था। कब हुआ था नोनिया विद्रोह? 1750 के आसपास में। 30 वर्षों तक ये चलता है। इस काल में सन्यासी विद्रोह है ना, वो भी इसी काल में हुआ था। ये जो विद्रोह है कहां पर मिलेंगे आपको? स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। कौन सा विद्रोह है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, वो कब हुआ था, कहां पर हुआ था, क्या प्रभाव है, कैसे दबाया गया था इसको, कौन इसको लीडरता किया था, स्पेक्ट्रम में मिलेंगे। ये जो सारा चार्ट स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है और इसको याद कर लो, स्पेक्ट्रम में ये सारा मिल जाएगा और इनको सबको रट लो। ठीक है, इसको सबको रट लो। यूपीएससी कई बार एक बार क्वेश्चन यहां से पूछती है। ठीक है, इन सबको रट लो। तो नोनिया विद्रोह के बारे में बात करें, 1750 के आसपास इसे प्रारंभ किया गया था, 30 वर्ष तक चला था। सन्यासी विद्रोह इसी काल में हुआ था। उद्देश्य की बात करें तो यही होगा भाई, इसका उद्देश्य थोड़ा ही कुछ होगा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हथियारों को मजबूत करना, साजिश नहीं, अंग्रेजों को राज को खत्म करना, बस। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पे क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी क्लियर करना। इनका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? यूपीएससी क्लियर करना। तो इनका भी एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो अंग्रेज है उनको हटाना, मारना, खत्म करना। कहां कहां पर ये था? तो ये था हाजीपुर, सारण, तिरतुत और पूर्णिमा जिले। कहां का था? हाजीपुर, सारण, तिरतुत और पूर्णिमा जिले। क्या ये विद्रोह कहां कहां हुआ था, कौन कौन से जिले प्रभावित थे, ये भी पॉइंट याद रखना, बिल्कुल याद रखना। ये भी हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में ये सारी चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ईजी रहते हैं, याद भी कर सकते हैं और यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है। तो नोनिया विद्रोह 1750 के आसपास 30 साल तक चला था। सन्यासी विद्रोह इसी काल में हुआ था। हाजीपुर, सारण, तिरतुत, पूर्णिया जिले में ये हुआ था। किसने इसका नेतृत्व किया था? इसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे ना, वो नोनिया समुदाय के लोग थे। ये जो लोनिया है या नोनिया समुदाय के लोग हैं, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसमें क्या होता? नमक, सोरा, तेजाब, गंधक इसके निर्माण से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसके निर्माण पर रोक लगा दी थी, टैक्स लगा दिया था, इसके लिए ये विद्रोह हुआ था। ये लोनिया शब्द है ना, लोनिया शब्द ये संस्कृत के शब्द लवण से जुड़ा हुआ है। लवण का मतलब होता है नमक, इससे निकला है। इस वजह से इसे लोनिया विद्रोह भी कहा जाता है, इसे नोनिया विद्रोह भी कहा जाता है। इसे लोनिया या नोनिया विद्रोह कहा जाता है। क्या आपको याद रहेगा नोनिया विद्रोह क्या था? इसे कब शुरू किया गया था? 1750 पे। कहां पर? हाजीपुर, सारण, तिरतुत में। क्यों किया गया था? नमक या किसके खिलाफ? नमक की बात करो, सोरा की बात करो, तेजाब कहो, गंधक, इसके निर्माण के लिए जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया था, इसके खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सिंथेटिक अपर्चर रेडार के बारे में, SAR के बारे में है। क्या है सिंथेटिक अपर्चर रेडार? बात करें इसकी तो ये एक रेडार तकनीकी है जो अंधेरे या बादल दोनों स्थिति में देख सकता है। देखो, हम फोन से कभी फोटो लेते हैं तो बादल आ जाते, पूरा अंधेरा हो जाता है, तो हमें आगे का व्यू जो होता है वो क्लियर नहीं दिखता है। बादलों के कारण अगले का व्यू है वो हमें क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि जो हमारा कैमरा होता है, फोन का कैमरा है या नॉर्मल कैमरा है, वो फोटो कैसे लेता है? वो लाइट से फोटो लेता है। अगर लाइट है ना
तो ही वो फोटो ले पाएगा। माना कि ये कैमरा है और ये मेरा फ़ोन का कैमरा है और आपको ये दिख रहा है। अब ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे स्क्रीन की लाइट है, इस वजह से ये दिख रहा है। अगर मैं ये लाइट बंद कर दूंगा तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेगा, बिकॉज कि हमारा जो कैमरा है वो बिना लाइट की उपस्थिति में काम नहीं करता है। पर ये जो सिंथेटिक एपर्चर रेडार है ये क्या काम करता है? ये अंधेरे में भी काम करता है। कैसे अंधेरे में काम करता है? क्योंकि ये लाइट को फोकस नहीं करता है, ये छोटे छोटे क्या करता है, सिग्नल भेजता है। छोटे छोटे सिग्नल भेजेगा, सामने की जो चीज़ें होगी उसको ड्रॉ करेगी और वापस लाके रिफ्लेक्ट करके आपको वो चीज़ दिखा देगा। तो इसमें किसी लाइट का यूज नहीं किया जाता, इसमें सिग्नल का यूज किया जाता है। जो सामने वाली चीज़ है उसके ऊपर सिग्नल होता है, वो जाके मार्क करते हैं, वही सारी चीज़ करते हैं। तो ये विजिबल लाइट का उपयोग करने की जगह ये पर माइक्रोवेव सिग्नल का यूज करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो आर्मी वगैरह वाले होते हैं ना, कमांडो वगैरह होते हैं, उनके जो चश्मा पहनी होती है, जो ग्लासेस पहनी हुई होती है ना, उसमें क्या नाइट विजन होती है, तो वो अंधेरे में भी देख सकते हैं क्योंकि उनके पास सिग्नल होते हैं। सिग्नल सामने वाली चीज़ पर टकराते हैं, वो वापस आते हैं और आपको बता देते हैं कि सामने ऐसी चीज़ है। तो वहाँ पर लाइट का यूज़ नहीं किया जाता है, किसका? सिग्नल का यूज़ किया जाता है। तो ये सिंथेटिक एपर्चर रेडार है, इसमें भी किसका उपयोग किया जा रहा है? माइक्रोवेव सिग्नल का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी माध्यम से रात्रि में भी ये साफ तस्वीर है वो ले सकते हैं, रात में भी साफ फोटो है वो ले सकते हो। अगर किसी को फोटो का शौक है और रात को घूमने जाता है तो इसको आप ले आओ और फोटो लो, फिर मौज करो। ओके जी, कैसे काम करता है सिंथेटिक एपर्चर रेडार के बारे में बात करें तो ये सिस्टम जमीन या समुद्र की ओर माइक्रोवेव सिग्नल भेजता है। या तो जमीन की ओर भेजेगा या समुद्र की, जहाँ की जानकारी लेता है वहाँ की ओर सिग्नल भेजेगा और सिग्नल वापस आएगा, इको रिकॉर्ड करेगा और आपको जानकारी दे देगा। जमीन में जैसे कि बर्फ है, पेड़ है, समुद्र है, इन सब के बारे में, हलचल गुणवत्ता के बारे में ये आपको इमेज बना के देता है। विशेषता क्या है? 24/7 काम करेगा। धुंध हो, कोहरा हो, रात हो, दिन हो, बारिश हो, बादल हो, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वहां पर ये सिंथेटिक एपर्चर रेडार काम करता है 24/7 एट एनी कंडीशन। ठीक है, सब जगह ये काम करता है, बर्फ हो, नमी हो, सब जगह भी ये जानकारी देता है, सारी जगह जाके ये काम करता है, सारी चीज़ों के अध्ययन करने में, पढ़ने में हेल्प करता है सिंथेटिक एपर्चर रेडार। अब बात करते हैं निसार की। निसार क्या है? नासा, इसरो, एन का मतलब है नासा, आई का मतलब है इसरो और SAR का मतलब है सिंथेटिक एपर्चर रेडार। नासा और इसरो ने मिलकर एक रेडार बनाया है जिसे सिंथेटिक एपर्चर रेडार कहा जाता है। ये किसका मिशन है? ये नासा इसरो दोनों का मिशन है। एन का मतलब नासा, आई का मतलब इसरो, इन दोनों का मिशन है। इन दोनों ने मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रेडार बनाया है। ठीक है, इसलिए इसे निसार भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे निसार क्या है तो नासा इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा और इसरो के द्वारा। कहाँ से ये चीज़ लॉन्च की गई है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरि जो कोटा है हमारा क्या है? रिसर्च स्टेशन है, यहाँ से हम व्हीकल को लॉन्च करते हैं, यहाँ से हमें ये लॉन्च किया है। क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है पृथ्वी की जमीन, बर्फीले क्षेत्र पे 12 दिन तक 2 बार है वो स्कैन करना। जो बर्फीले क्षेत्र है, जो जमीन है, वहाँ पर 12 दिन में स्कैन किया जाएगा और जानकारी देगा। जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी देगा, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देगा, वनों की कटाई के बारे में जानकारी देगा, सारी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल जाएगी। यूपीएससी में काम का है। ओके जी, याद रहेगा। नेक्स्ट है शिपकिला पास के बारे में। नेक्स्ट अगेन फिर से बताता हूँ, कौन सा दर्रा कहाँ पर है, किन दोनों को जगहों को जोड़ने का काम करता है, इसको याद कर लेना। अगर आपको नहीं मिले मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार बैठो, जितने भी दर्रे हैं भारत में, जम्मू कश्मीर में दर्रे कितने हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं, उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं, मणिपुर में कितने हैं, मिजोरम में कितने हैं, नागालैंड में कितने हैं, असम में कितने हैं, अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं, कौन कौन सी जगहों को जोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें एक बार बैठो और याद कर लो। जितने भी पासेस हैं, जितने भी दर्रे हैं, एक बार बैठो और उनको याद कर लो। तो ये शिपकिला पास कहाँ पर है? शिपकिला का पास है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। अब ये किस किस को जोड़ता है? भारत और तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत और तिब्बत को जोड़ता है, भारत और चाइना को जोड़ता है। शिपकिला पास कहाँ पर है? भारत और चाइना को जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्यों चर्चा में था? डोकलाम जब विरोध हुआ था उसके बाद में इसे बंद कर दिया था, परंतु इसे वापस खोला गया, इस वजह से ये चर्चा में है। ठीक है, भौगोलिक महत्व क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिमाला जो है ना, पिमाला, ये तिब्बत, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है जो ITBP है, इसके लिए इसका नाम रखा गया है पिमाला। पिमाला क्या है? हमारी जो ITBP है इनके नाम पर इसका शिपकिला नाम रखा है या पिमाला नाम रखा गया है। सतलज नदी है वो इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। हाँ, ओनली भारत के ही करने हैं।
भारतीय करने अगर उनकी बॉर्डर भारत से लग रही है तो वो सारे आपको याद होना चाहिए। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन से दर्रे हैं, भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन से दर्रे हैं। अब कोई ये क्वेश्चन मत करना कि भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री नहीं लगती है, ये जो पीओके है ना उसकी बाउंड्री लगती है, तो पीओके हमारा ही पार्ट है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री लगती है। ठीक है, भारत चाइना के बीच में कौन सा है, भारत नेपाल के बीच में कौन सा है, भारत भूटान के बीच में कौन से, सारे आपको याद होने चाहिए। ओके, ठीक है जी। तो इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। सतलज रिवर है वो यहीं से प्रवेश करती है। ओके, याद रहेगा। ये कुछ दर्रे हैं जैसे कि बारालाचला, कहाँ पर है ये लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ते हैं, लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, पहले लिखना राज्य का नाम, उसके प्रमुख दर्रे के नाम लिखना है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? पहला है बारालाचला, कहाँ पर है? लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है, लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। दूसरा है रोहतांग ला, जहां ला का यूज हो रहा है, इसका मतलब है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ला का मतलब वो हिमाचल प्रदेश में, ला का मतलब होता है पास या दर्रा, जिसे हिमाचल प्रदेश में ला कहा जाता है। तो बारालाचला कहाँ पर है? लाहौल स्पीति और लद्दाख। रोहतांग ला कुल्लू घाटी या लाहौल स्पीति। दूसरा है सिंगुला, सिंगुला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में। फिर है बोरासुला या बोरासु पास, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। रट्टा मारो जिंदाबाद, रट्टा मारो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। रट्टा मारो जिंदाबाद है, रट लोगे तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके जी, याद रखो। एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज शक्ति क्या याद रखना है? एक्सरसाइज शक्ति किन किन देशों के मध्य होती है? भारत और फ्रांस के बीच में, बस इतना ही याद रखो। एक्सरसाइज शक्ति किन किन देशों के मध्य होती है? भारत और फ्रांस के बीच में। एक बार बैठो, एक पेज लो, उस पर देश का नाम लिखो, भारत, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सारे देशों का नाम लिखो। यूके, ये जो महत्वपूर्ण देश है इनके नाम लिखो। आगे लिखो इन सब के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो पहले लिखो भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। फिर लिखो भारत और इंग्लैंड के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। भारत और जर्मनी के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज लिखते हैं। एक पेज लिखो, जितने भी एक्सरसाइज है, कम से कम 30-40 एक्सरसाइज है, उनको रट्टा मार लो, एक बार में रट्टा मारो, खत्म करो और आगे बढ़ो। बार बार इनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज है वो डेली न्यूज़ में आएगी। ठीक है, अब डेली न्यूज़ में आएगी तो सारी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे बार बार, और अब ऐसे हमें याद भी नहीं होगी, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पेज उठाएंगे, जितनी भी एक्सरसाइज है उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे, रट्टा मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जितनी एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी होती है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आप डेली एक एक एक्सरसाइज पढ़ोगे, तो जैसे अभी हमने पढ़ी शक्ति, ठीक है, अब श्रीलंका के बीच में ऐसी मिलते जुलते नाम की कई सारी एक्सरसाइज है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक ही पेज पे आपके सामने अगर सारी एक्सरसाइज पड़ी है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, बिकॉज आपको दिख जाएगा ये यहाँ पर हो रही है, ये यहाँ पर हो रही है। तो प्रीलिम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एक्सरसाइज होती कहाँ है। ठीक है, तो एक बार बैठो और याद कर लो। ठीक है, अब भारत और फ्रांस के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। एक हो रही है वरुण, दूसरी गरुड़, एक शक्ति, तीन हो रही है वरुण गरुड़ शक्ति, वरुण गरुड़ शक्ति। वरुण गरुड़ शक्ति किन किन के मध्य हो रही है? भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण गरुड़ शक्ति किन किन के मध्य हो रही है? भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण है वो, वरुण का मतलब क्या होता है? वरुण का मतलब होता है हवा, वरुण का मतलब होता है हवा, हवा का मतलब है नौसेना। क्या ये आपको याद करने की आवश्यकता है? वरुण का मतलब होता है हवा, हवा का मतलब होता है नौसेना। समुद्री, समुद्री वरुण का मतलब है, ये उल्टा लिख दिया है, वरुण का मतलब हवा है, नौसेना, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। वरुण का मतलब हवा, हवा का मतलब होता है वायु होना चाहिए, पर यहाँ पे है नौसेना, तो वो ट्रिक काम करेगी नहीं, यहाँ पे आपको रटना ही पड़ेगा। तो वरुण है नौसेना के लिए, नौसेना मतलब समुद्र के लिए है, तो ये ट्रिक काम करेगी नहीं कि वरुण का मतलब हवा है, तो यहाँ पे फंस जाओगे। तो आप डायरेक्ट याद करो, वरुण का मतलब होता है नौसेना और नौसेना का मतलब होता है समुद्र के लिए। ये मतलब याद करो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, बस ये याद कर लो। वरुण नौसेना की है, गरुड़ है किसकी है? गरुड़ वायुसेना की, शक्ति किसकी है? थल सेना की है, बस ये याद करो। भारत और फ्रांस के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है? वरुण गरुड़ शक्ति। अगर ये भी याद नहीं रही, छोड़ो, इसको तो डेफिनेटली याद कर लो। भारत और फ्रांस के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? वरुण होती है, गरुड़ होती है, शक्ति होती है। वरुण होती है, गरुड़ होती है, शक्ति होती है। इन तीनों को तो याद कर लो। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट याद कर लो। भारत और फ्रांस के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? वरुण गरुड़ शक्ति, इन तीनों को तो याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धनश्री रिवर के बारे में बात करते हैं।
धनसरी रिवर कहाँ पर है? धनसरी रिवर है ना, उसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, वो होता है नागालैंड से। नागालैंड में एक है लिजांग पीक, ये है लिजांग पीक, लाइजिंग पीक जिसे कहा जाता है। इस यहाँ से ओरिजिन होता है किसका? धनसरी, सुबनसिरी धनसरी, आपने रिवर का नाम सुना होगा। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, तो यहाँ से सुबनसिरी धनसरी वगैरह रिवर है वो इससे मिलती है। तो धनसरी रिवर जिसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है कहाँ से? नागालैंड से। नागालैंड में एक जगह है लाइजिंग पीक, एक पहाड़ी है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कहाँ कहाँ ये बहती है? ये नागालैंड से होती हुई कार्बी आंगलोंग पर्वत है, नागालैंड के बाद में कार्बी आंगलोंग है, ये पर्वत है। यहाँ से आती हुई कहाँ पे आती है? असम में आती है। ये मान लो आसाम है, ये नागालैंड है, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये कार्बी आंगलोंग पर्वत से आएगी, यहाँ असम में प्रवेश करेगी और ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। तो बात कर रहे हैं किसके बारे में? धनसरी रिवर के बारे में। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? नागालैंड से हो रहा है। नागालैंड और कार्बी आंगलोंग यानी कि असम के बीच में बाउंड्री बनाती है, फिर कहाँ पे प्रवेश करती है? फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसमें वो मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर बन जाती है। तो ये पॉइंट याद रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से यहाँ पे फॉरेस्ट है? धनसरी रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पे, और इटांगी नेशनल पार्क है यहाँ पे। इटांगी नेशनल पार्क है और धनसरी रिजर्व फॉरेस्ट है। तो कौन सी रिवर है, वो कौन से नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, कौन सा नेशनल पार्क उसके आसपास है, ये भी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नागालैंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, ये याद करो। फिर वहाँ से कौन कौन सी रिवर बह रही है, ये याद करो। उसमें कौन कौन सी स्पीसीज है, यानी कि प्रजातियाँ हैं, ये याद करो। यूपीएससी के मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये सारे, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये याद करोगे तो बहुत ज़्यादा संभावना होगी आपके सिलेक्शन होने की। ठीक है, तो संलग्न क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट है? तो धनसरी रिजर्व फॉरेस्ट है, इटांगी नेशनल फॉरेस्ट है। इससे डरना नहीं, ऐसे डर जाओगे इतना सारा चीज़ें कैसे याद करोगे यार? टाइम भी तो पड़ा आपके पास, 1 साल का। थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करोगे तो याद हो जाएगी, डरो मत चीज़ों को देख के। ठीक है, तो धनसरी रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरी है इटांगी नेशनल पार्क। तो इन दोनों से होके ये जो फॉरेस्ट है यहाँ से होके गुजर रही है, कौन सी? धनसरी रिवर है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाती है, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाती है। सहायक रिवर कौन कौन सी है? सब ट्रिब्यूटरी कौन सी है? क्योंकि ये तो ब्रह्मपुत्र की है, जो धनसरी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ होगी ना। तो ये कौन कौन सी है? ये काकोगंगा है, काकोडो गंगा है, और है बोगोई है। तो ये इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, ये एक बार इसमें देख लेना। ब्रह्मपुत्र में जाके ये नदी मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नोथोपेजिया के बारे में। नोथोपेजिया क्या है? नोथोपेजिया है वो 2.3 करोड़ साल पुरानी एक पत्ती है। मतलब क्या है? करोड़ों साल पुरानी। ये डेटा याद मत रखो। नोथोपेजिया एक करोड़ों साल पुरानी पत्ती है। पत्ती मतलब पेड़ के जो लीफ होते हैं ना, जो पेड़ से गिरते हैं, वो पत्ती है। तो ये करोड़ों साल पुरानी पत्ती है। अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इस वजह से है कि ये पत्ती हमें मिली है, जो 2.3 साल करोड़ पुरानी है ना, करोड़ों साल पुरानी पत्ती है, वो हमें मिली है। अब उससे हम पता करेंगे उस टाइम में क्या एनवायरनमेंट था, किस प्रकार की चीज़ें हैं, उस टाइम की जो भी जानकारियाँ थी वो इस पत्ती से हम प्राप्त करेंगे। तो इतनी पुरानी पत्ती मिली है। गली क्यों नहीं, सड़ी क्यों नहीं? सड़ी तो कोई प्राकृतिक कारण से, इस वजह से ये नहीं सड़ी है। तो नोथोपेजिया की पत्ती है, बहुत पुरानी है, वो अभी प्राप्त हुई है। ठीक है जी। क्या बदलाव था, किस प्रकार से थी, कहाँ पर मिलती है, तो वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। भारत में ये कहाँ पर मिलती है? भारत में वेस्टर्न घाट में ये पत्ती मिलती है हमें। पूर्वोत्तर घाट था, वहाँ पे तो लिप्त हो गई है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर थी, पर वहाँ से नष्ट हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट से नष्ट हो चुकी है। जो हमारा ईस्टर्न घाट है वहाँ से भी नष्ट हो चुकी है। वेस्टर्न घाट में अभी भी देखने को मिल जाती है। ठीक है जी, वेस्टर्न घाट में अभी भी देखने को मिलती है। नोथोपेजिया के बारे में जानकारी थी। कहाँ कहाँ ये देखने को मिलती है? भारत में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में ये देखने को मिल जाती है। बाकी ये सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, बाकी ये सारी चीज़ें याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतनी चीज़ आप याद रख लेना, बहुत है। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्राक मेगन के बारे में। ब्राक मेगन क्या है? इजराइल की एक ड्रोन से सुरक्षा करने की प्रणाली है। इतना याद रखना, ब्राक मेगन इजराइल की ड्रोन से सुरक्षा। जैसे कि ईरान है, वो इजराइल पे अटैक कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए इजराइल के द्वारा एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। सुरक्षा के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसका नाम है ब्राक मेगन। तो ब्राक मेगन क्या है? ब्राक मेगन एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है बिजली की ढाल, यानी कि लाइटनिंग शील्ड। जो भी ड्रोन ईरान इस पर अटैक करता है तो उससे सुरक्षा देने के लिए ब्राक मेगन एक टेक्नोलॉजी है। बिजली की ढाल इसे कहा जाता है। किसने बनाया? इजराइल की एक कंपनी ने बनाया है। बस इतना बहुत है, इजराइल की एक कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। सारी बातें याद नहीं रखनी है। ब्राक मेगन क्या है? अगर ऐसा यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछता है, हाल ही में एक शब्द है वो न्यूज़ में था, ब्राक मेगन,
तो क्या है निम्नलिखित में से ब्राक मेगन है वो क्या है? तो ब्राक मेगन एक इजराइल का डिफेंस सिस्टम है जो कि ड्रोन से सुरक्षा करता है। इसे इजराइल की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसे लाइटनिंग शील्ड भी कहा जाता है। इतने पॉइंट याद रखना, ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ब्राक मेगन की क्षमता क्या है? जो कि ड्रोन को निष्क्रिय कर देती है। जो यूएवी मतलब ड्रोन से आते हैं ना, उन ड्रोन को अटैक करके ये खत्म कर देती है। इजराइल में और क्या सिस्टम देखने को मिलता है? आयरन डोम देखने को मिलता है। आयरन डोम क्या है? ये देखो इजराइल है, इस पर किसी ने अटैक किया, यहाँ पे एक रेडार है। ये रेडार इसको कैप्चर करेगा, यहाँ से जो तरंगे आ रही है ना इसको कैप्चर करेगा और इसको बताएगा भाई साहब अपने पे कोई अटैक करने वाला है। तो यहाँ से इसका जो सिस्टम है मिसाइलों का ये लॉन्च होगा और उसको वहीं पे खत्म कर देगा। तो ये है क्या है? आयरन डोम है। तो कम दूरी वाली जो मिसाइलें होती है, रॉकेट होती है, उससे क्या करता है? अपने ऊपर जो गिरने वाले बॉम्ब होते हैं, मिसाइल होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। तो ये है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है। उसके बाद में है डेविड शील्ड। डेविड शील्ड क्या है? इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ये बनाया था डेविड शील्ड। इसमें क्या किया जाता है? इसमें भी रक्षा की जाती है। इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल गिरने वाली होती है जो कि लंबी दूरी की होती है, उसको ये नष्ट करने में मदद करता है। आयरन डोम है वो शॉर्ट दूरी, कम दूरी की जो मिसाइल होती है उससे रक्षा करता है। आयरन डोम है वो कम दूरी की मिसाइल से रक्षा कर रहा है। कम दूरी की मिसाइल है, नज़दीक की जो मिसाइल है उसे रक्षा करता है। और जो डेविड शील्ड है वो लंबी दूरी की जो मिसाइल होती है उससे इजराइल की रक्षा करता है। उसके बाद में एरो सिस्टम भी है। ये क्या करता है? ये भी जो बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है उनको नष्ट करने का काम करता है। तो आयरन डोम है, डेविड शील्ड है, एरो सिस्टम है, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद में लेजर आयरन बीम है, ये भी इजराइल की रक्षा करने का काम करती है। तो इजराइल में अलग अलग प्रकार के सिस्टम है। आयरन डोम है, डेविड शील्ड है, एरो सिस्टम है और लेजर बीम है। ये सारी चर्चाओं में थे, इस वजह से इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एरो बीम के बारे में पता होना चाहिए, आयरन डोम के बारे में पता होना चाहिए, डेविड शील्ड के बारे में और एरो सिस्टम के बारे में। सिंपल भाषा में क्या है? ये इजराइल की सुरक्षा करने का सिस्टम है। एक होता है आयरन डोम कम दूरी का है, डेविड शील्ड लंबी दूरी का है और एरो सिस्टम है वो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। बस इतना पॉइंट आप याद रखो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट ईरान के बारे में, तो ईरान का मैप देख लो और उसे रट्टा मार लो। न्यूज़ में आप सबको पता है, उसका मैप उठाओ, कौन कौन से देशों से उसकी बाउंड्री बनती है। एक बार मैप खोलो, गूगल पे जाओ, ईरान का मैप खोलो, जल्दी से मैप खोलो। अभी अगर आपके पास दूसरा फ़ोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा फ़ोन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बुक होगी, बुक में मैप खोलो और ईरान की लोकेशन देखो, कौन कौन से देशों से ईरान की बाउंड्री लग रही है। पहली बात, कौन कौन से देशों से ईरान की बाउंड्री लग रही है पता करो। अभी नहीं कर रहे हो, क्लास खत्म होने के बाद में पता करना। ईरान की बाउंड्री कौन कौन से देशों से लगता है, पहला पॉइंट याद करो। दूसरा, कौन कौन से समंदर से इसकी बाउंड्री लगती है, तो यहाँ पे देखो कैस्पियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है, ओमान की खाड़ी से बाउंड्री लगती है, फारस की खाड़ी से इसकी बाउंड्री लगती है। पहला कौन कौन से देशों से, तो अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, टर्की, इनसे बाउंड्री लगती है। किस किस से? अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कितने देशों से? 7 देशों से इसकी बाउंड्री लग रही है। 7 देशों को देखो मैप में, 7 देशों को ध्यान से देखो कहाँ पर इसकी बाउंड्री लग रही है। कौन कौन से समंदर से लग रही है? कैस्पियन सी से लग रही है, फारस की खाड़ी से लग रही है, ओमान की खाड़ी से लग रही है। तो ये ईरान की मैप है, उसको ध्यान से देखो, याद करने की कोशिश कर लो। तो आज के आर्टिकल की डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए आर्टिकल डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, सारे आर्टिकल को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, चीज़ें जो याद करनी है उसको याद करो, तुक्का लगाना है वहाँ पे तुक्का लगाओ, इस तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, जय भारत, सब आप अपना ध्यान रखो।